जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है
और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। हम जानते हैं हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ता है। जब इथेनॉल ब्लेंडिंग किया और हमारे पेट्रोल डीजल की आय कम हुई, उस एक निर्णय से 1,00,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ा है। और ये पैसे करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 साल पहले 1,80,000 करोड़ था, हमारे आने से पहले। आदरणीय सभापति जी, आज 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने भारत की नींव कैसी मजबूत हो रही है, इसका वर्णन इसमें किया है। रोड हो, हाईवे हो, रेलवे हो, ग्राम सड़क हो, इन सभी कामों के लिए विकास की एक मजबूत नींव रखी गई है। तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं। हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया, उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है और काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आप जिस समय युवा मोर्चा में काम करते थे, तब एक बात आप सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से। तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थी,
वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं देखता हूं पिछले 10 साल से सरबीतों को बारीकी से देखने का अवसर मिला है, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। हम 40-50 साल लेट हैं, जो काम 40-50 साल पहले हो जाने चाहिए थे। और इसलिए ये साल जब 2014 से देश की जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस किया। हमें युवाओं की आकांक्षाओं पर बल दिया। हमने युवाओं के लिए ज्यादा अवसर बनाए। हमने कई क्षेत्रों को खोल दिया और जिसके कारण हम देख रहे हैं देश के युवा अपने सामर्थ्य का परचम लहरा रहे हैं। देश में हमने स्पेस सेक्टर को खोल दिया, डिफेंस सेक्टर को खोला, सेमीकंडक्टर मिशन लेकर के आए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाओं को हमने आकार दिया। स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया। और इस बजट में भी आदरणीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स की माफी, ये समाचार इतना बड़ा बन गया कि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। वो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले। राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा
कि जरा एक किताब पढ़िए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके, विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है, और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा, और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है, उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है, और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांवों में आया है। महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है, और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर करके लाखों रुपया कमाने लगी हैं। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए, उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए, उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है।